अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। भरपूर पैदावार के लिए बैगन की उन्नत खेती पर उचित सलाह। सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, गुड़ों में भले ही बैगन को कमतर आंका जा रहा हो, पर स्वाद में खास स्थान रखने वाला बैगन किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करना चाहते हैं, वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरबी वर्मा। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूषा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो, वो उपयुक्त होती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन
और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले, इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें। जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जब 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75/90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात के मौसम में बैंगन की फसल में अधिक खरपतवार उगते हैं। इसके लिए रोपाई के पहले पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जो है देखते हैं बीमारी लगती है, बहुत तगड़ी बीमारी लगती है, जिसको आप बोलते हैं लिटिल लीफ, इसको बोलते हैं। देखिए उसकी पत्तियां आप देखते हैं छोटी छोटी हो जाती है और ये पूरे पौधे में होता है, उसमें फल भी नहीं लगता है। ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, ये कीड़े के द्वारा फैलता है। तो जब भी इस तरह की बीमारी देखे तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर इक्का दुक्का है तो उस पौधे को खेत से निकाल करके बाहर कर दें। और दूसरा चीज़, अगर नहीं निकाल के बाहर कर सकते हैं तो उसमें जो है आप जो है इंसेक्टिसाइड का जो भी कीड़ा मारने वाली दवा हो उसको आसपास कीड़े को न भटकने दें, कीड़ा मारने वाली दवा का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। 1200 पाठ पढ़ाया, नशीली दवाओं की लत के खिलाफ जागरूक भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में भूमिका निभाएं। मीर ने कहा कि प्रयास है कि 13 और 14 अगस्त को थाना मंडी और उपनगरों में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहीद भूमि पर सुभाष चंद्र मिशन कोलकाता के 45 लोग मोटरसाइकिल यात्रा करते हुए पहुंचे। इस दौरान युवा ट्रस्ट से जुड़े बिहार इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा कोलकाता की टीम का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तारापुर थाना स्थित शहीद पार्क की मिट्टी को
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंशाना से। सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है और ऐसा माना जाता है कि धान के बाद सोयाबीन ही एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा पानी को झेल सकती है। तो जिन भी स्थिति में ज़्यादा बरसात होती है जिन क्षेत्रों में, उनमें हम सोयाबीन की फसल ही लगाते हैं और सोयाबीन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात अगर अपन बात करते हैं तो हमारी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए। सोयाबीन दाल वाली फसल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दाल वाली फसलों में जो भी खाद है वो हम बुआई के समय अपने खेत में देते हैं। तो आधार खाद के रूप में हमने अपने खेत में खाद दे चुके हैं। फिर भी अगर हमें अपने खेत में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी समझ में आती है तो हमें, अगर हमने शुरुआत में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, खड़ी फसल में भी आजकल चूँकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बाजार में उपलब्ध हैं तो उनका प्रयोग हम खड़ी फसल में भी स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है हमारी जो बरसात का वितरण है। बरसात का वितरण डिस्टर्ब होने के कारण से कई बार इकट्ठा 60 mm, 70 mm, 100 mm पानी एक दिन में 2 घंटे में गिर जाता है। एक तो ज़्यादा पानी गिरने के कारण जल भराव की स्थिति क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण से हमारी फसल को नुकसान होता है। कि सोयाबीन हम अगर चौड़ी पट्टी विधि से लगा रहे हैं या मेड़ नाली विधि से लगा रहे हैं तो हमें सोयाबीन में ज़्यादा फायदा होता है। ये जो विधियां हैं, इन विधियों में हम जो पौधा है वो मेड़ के ऊपर या पट्टी के ऊपर लगाते हैं और बगल में एक नाली खाली छोड़ते हैं। ये नाली क्या करती है किसान भाइयों, कि जब हमारा ज़्यादा पानी गिरता है तो ये नाली जल निकास नाली के रूप में काम करती है और हमारे खेत से पानी को निकाल के बाहर कर देती है, जिससे हमारी फसल पर जल भराव के कारण होने वाली परेशानी को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके अतिरिक्त खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सोयाबीन में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कई तरीके के खरपतवारनाशी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें क्लेडिनाफाप है, इमेजाथाइपर है, इमेजामॉक्स है। तो इन सभी खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने खेत में खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी खरपतवारनाशी जो आपके अनुकूल हो उसका प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। अगर हम इमेजाथाइपर यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए हमें परस्यूट की आवश्यकता होगी या 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर इमेजाथाइपर का हमें प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए, जिससे हमारे अधिकतर खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं। येलो मोज़ाइक एक प्रमुख बीमारी है जो सोयाबीन के क्षेत्र में देखने को मिलती है और कई क्षेत्रों में सोयाबीन शिफ्ट हो गया सिर्फ इसी बीमारी के कारण। तो हमें इस बीमारी का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हम अपने खेत की निगरानी करने जा रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें एक भी पौधा पीला अगर दिखाई देता है तो हमें तुरंत उसको निकाल कर अपने खेत से बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा वो दूसरे पौधों में भी वो उस बीमारी का संचार कर देगा। और साथ ही साथ हमें अभी की कंडीशन में जब हम 25-30 दिन की अवस्था में हैं तो अपने खेत में येलो मोज़ाइक कंट्रोल के लिए जो भी सकिंग पेस्ट हैं उनका भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है
ये दवाएं जो भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आपके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग हम 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। हमें यहाँ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कई किसान भाई दवा तो पूरी स्प्रे करते हैं मगर उसमें पानी का प्रयोग कम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी दवा से हमें अच्छे से फायदा हो और वो हमारा जो कीट है उसको अच्छे से नियंत्रण कर पाए। सोयाबीन का घेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही साथ हमारी सोयाबीन की फसल में कई तरीके की इल्लियां भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें चक्रभृंग जो गडल बीटल है और भी जो बीमारियां कीड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए भी हमें जो प्रोफेनोफास है, आपका इमामेक्टिन बेंजोएट है, इन रसायनों का प्रयोग करके 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से 500 से 600 लीटर में अगर अपन स्प्रे करते हैं तो इनका अपन नियंत्रण करने में सफल होते हैं और इनसे अपनी फसल की सुरक्षा कर पाते हैं। इस प्रकार से अगर हम सोयाबीन की फसल का उत्पादन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सही समय पर और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और जिसमें क्वालिटी भी अच्छी प्राप्त होगी, तो जिससे हमें अपनी फसल का मूल्य भी अच्छा मिलेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। लेकर राष्ट्र के लिए जीने और मरने का शपथ भी ली। कोलकाता से यात्रा पर आए सुभाष चंद्र मिशन के सचिव निर्मल दास सरकार ने कहा कि हमारा मकसद भारत के गुमनाम शहीदों को, नजरअंदाज किए गए वीरों की जगह पर जाकर उनको नमन करना है और देशभक्ति की भावना जगाना है। वहीं युवा ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य धर्मवीर कुमार ने बताया कि तारापुर आजादी के आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा शहीद स्थल है, जहां ब्रिटिश थाने पर तिरंगा फहराने के क्रम में 34 युवाओं का बलिदान हुआ था और 5 युवाओं की टोली ने ध्वज फहराकर ही दम लिया था। ऐसे वीरों की भूमि पर अब देश भर के लोग नमन करने आए। सुभाष चंद्र मिशन ने इस यात्रा को कोलकाता से 7 अगस्त को शुरुआत की थी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज और कल मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति की तरह आगामी दिनों में भी तेज धूप, कहीं हल्की बादलवाही तथा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जारी रहने की संभावना है। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आज और कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 59% तक हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 17 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी और शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को छिड़काव सिंचाई का कार्य करने की सलाह दी जाती है। किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और रोग कीट बीमारी के लक्षण पाए जाने पर जारी की गई सलाह के अनुसार नियंत्रण करें या कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी थ्रिप्स के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके हुए पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम युक्त दवा 5 मिलीलीटर और तरल साबुन 1 मिलीलीटर या फ्लोनिकामिड 50 WG की 0.30 ग्राम मात्रा या स्पाइरोमेसिफेन 22.90 SC की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप के लिए फसल की लगातार निगरानी करते रहें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा या स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। ग्वार की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा तांदला के नियंत्रण के लिए इमेजाथाई पर 10 SL की 400 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान मिट्टी में उचित नमी होना जरूरी है। किसान भाई ध्यान रखें कि इस खरपतवार नाशी द्वारा उपचारित खेत में आगामी रबी मौसम में सरसों की बुआई करने पर उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। मूंगफली की खड़ी फसल में संधि विगलन रोग जिसे कॉलर रॉट के नाम से भी जानते हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्साकोनाजोल 5 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से दे दें। किन्नों के बागों में लीफ माइनर, सिट्रससिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए टाइजोफास 40 EC की 2.5 मिलीलीटर मात्रा या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.50 मिलीलीटर मात्रा या एसिटामिप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालपुरा, जिला उदयपुर के विपिन कुमार ने। आपने मुर्गी की प्रतापधन नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मुर्गी पालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए न सिर्फ आजीविका का साधन है,
बल्कि पोषण सुरक्षा का भी साधन है। और यदि बात अपने राज्य की करें तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुल कुक्कुट का 60% योगदान ग्रामीण कुक्कुट का है। इसलिए मुर्गी पालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक द्विप्रयोजनी बहुरंगी संकर नस्ल प्रतापधन विकसित की गई, जो कि ग्रामीण कुक्कुट पालन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई है। किसान भाइयों, प्रतापधन नस्ल में देसी नस्ल जैसे शारीरिक गुण होने के साथ साथ अधिक उत्पादन क्षमता के कारण यह नस्ल मुर्गी पालकों की पहली पसंद बन गई है, जिसके कारण प्रतापधन चूजों की काफी मांग है। किसान भाइयों, जहाँ तक इस नस्ल की मुर्गी की विशेषताओं की बात है तो यह मुर्गी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे और पंख मजबूत होने के कारण ये शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देसी अंडों से हल्का भूरा होता है और यह मुर्गी देसी मुर्गी की तुलना में 4 गुना अधिक अंडा उत्पादन करती है। इसके अलावा इस नस्ल की मुर्गियों में अंडा सहने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर देसी मुर्गी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रतापधन मुर्गी के पालन के लिए आवास प्रबंधन की। तो आप जानते हैं कि उचित आवास व्यवस्था नहीं होने से मुर्गियों की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप मुर्गियों का दड़बा बनाते समय यह ध्यान रखें कि एक मुर्गी को 1.5 से 2 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। दड़बा जमीन से थोड़ा ऊपर छायादार स्थान पर हो और उसमें वायु संचार की अधिक व्यवस्था हो। दड़बे की लंबाई पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को सीधी धूप और प्रकाश से बचाया जा सके। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। वैसे तो मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में अपने आप इधर उधर जाकर किचन के अपशिष्ट और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पालन पोषण कर लेती है। फिर भी कुछ मात्रा में दाना देना उपयोगी रहता है। मुर्गियों को आहार में मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, कटे हुए चावल खिला सकते हैं। मुर्गियों का ज्यादा वजन होने से अंडा उत्पादन कम होता है। इसके लिए मुर्गी का वजन 2.2 से 2.5 किलोग्राम 6 से 6.5 माह तक होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों को हमेशा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अंडे के कवच निर्माण में सहायक होते हैं। इसके लिए 3 से 4 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन के हिसाब से मार्बल के टुकड़े देने से कवच कठोर बनता है। किसान भाइयों, मुर्गियों का स्वस्थ स्वास्थ्य ही इस व्यवसाय की सफलता का आधार है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के उपाय अपनाएं और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें, जिससे कि मुर्गियों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए और अच्छा उत्पादन मिल सके। इस तरह किसान भाइयों, प्रतापधन मुर्गियों का पालन करने से जहां एक तरफ आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कुपोषण की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। 1200